हाय एवरीबॉडी, आई एम रिचा एंड यू आर वाचिंग परचम। आज के सेशन में हमें मंथली करंट अफेयर्स नवंबर 2023 का कवर करना है। कौन से सेगमेंट है ये साइंस टेक और डिफेंस का सेगमेंट है। अब जो नए बच्चे होंगे वो सोच रहे होंगे पूरे महीने के करंट अफेयर में सिर्फ साइंस टेक डिफेंस क्यों। ऐसा नहीं है, हर महीने हम 6 सेगमेंट्स के अंदर पूरे महीने का करंट अफेयर आपके लिए लेकर के आते हैं। ऑलरेडी 4 सेगमेंट्स हम ला चुके हैं, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। आपने वो नहीं देखे हैं तो भी आप इस वीडियो से स्टार्ट कर सकते हो, उनको बाद में देख सकते हो। जैसे इंपॉर्टेंट डेज हम कवर करते हैं, बुक्स, ऑथर्स, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स हम लेते हैं। उसके बाद हमने स्टेट न्यूज़ कवर की है, नेशनल न्यूज़ में सारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, समिट्स, कॉन्फ्रेंसेज, ये सब कवर किया है, GI टैग्स वगैरह लिए हैं। आज का जो सेशन है कंप्लीटली साइंस टेक और डिफेंस की बात करेगा। इसरो, नासा, जितनी भी स्पेस एजेंसीज हैं उनसे जुड़ी हुई रिसर्च, अगर बायोलॉजिकल फील्ड में कुछ भी रिसर्च हुआ है वो देखेंगे, कंप्यूटर का कुछ न्यूज़ है तो वो देखेंगे। डिफेंस में जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं, जितने MOU साइन हुए हैं वो सारी बातें करेंगे, ठीक है। और फिर एक लास्ट 6 सेगमेंट आएगा जिसमें हम इंटरनेशनल न्यूज़ डिस्कस करेंगे, स्पोर्ट्स डिस्कस करेंगे, इंडिस और रैंकिंग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से पूरा आपका महीने का करंट अफेयर हो जाता है क्रिस्टल क्लियर, तैयार। कहीं और से कुछ भी रेफर करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ अगर आप UPSC IAS एग्जाम दे रहे होगे तो कुछ न्यूज़ को आपको फर्दर डिटेल में पढ़ना होगा, दैट इज इट। चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन के साथ में। जैसी हमारी एक प्रथा है, वी हैव अ रिचुअल कि स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन से। या आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इसका आंसर आज की वीडियो में मिलेगा, लेकिन ट्राई कीजिए आंसर करने का, बिकॉज डेफिनेटली आप लोग डेली और वीकली करंट अफेयर फॉलो कर रहे होंगे प्लेटफॉर्म से। 4 वॉरशिप्स जिनका नाम है विशाखापट्टनम, मारमुगांव, इम्फाल और सूरत आर बिल्ड अंडर विच प्रोग्राम। यानी कि ये जो 4 युद्धपोत हैं, विशाखापट्टनम, मारमुगांव, इम्फाल और सूरत, किस कार्यक्रम के तहत बनाए गए हैं। ठीक है जी, जल्दी से आंसर कीजिए और कमेंट सेक्शन में, है ना। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। और PDF की जानकारी दे दूं आगे बढ़ने से पहले, मेनी ऑफ यू विल बी आस्किंग, बिकॉज हर बार बताने के बावजूद आप लोग पूछते हो। नो प्रॉब्लम, बिकॉज हर दिन हजारों नए बच्चे जुड़ते हैं तो पूछना बनता है। सो यहाँ पे आपको एक लिंक दिख जाएगा parchamclasses.in। यहाँ पे आपको पूरे महीने के 6 सेगमेंट्स का एक सिंगल कंपाइलेशन, उसको आप मंथली मैगजीन बोल लीजिए, मंथली कंसोलिडेटेड PDF बोल दीजिए, वो मिल जाएगा। इंग्लिश के अंदर अवेलेबल है। हिंदी वाला जो है वो 10th ऑफ एवरी मंथ आ जाता है, यानी 10 तारीख तक अपलोड हो जाएगा सेम फोल्डर के अंदर। कोई भी प्रॉब्लम आती है अगर आपको बाय करने के अंदर तो, या बाय कर लिया है और मिल नहीं रहा है, कई बच्चे नहीं फिगर आउट कर पाते हैं, जैसे आप बाय करते हो नीचे एक डाउनलोड लिंक मिलता है हाथों हाथ, उस पर क्लिक करना होता है, नहीं तो आपको इनबॉक्स में भी मिल जाता है। फिर भी कोई प्रॉब्लम समस्या हो तो ये हेल्पलाइन नंबर्स है। आपने जो भी परचेज किया उसकी रिसीट के साथ में parchamclasses06@gmail.com पे आप मेल कर दिया कीजिए। टीम विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आपको PDF भेज देगी। रिसीट के साथ भेजेंगे, काम जल्दी हो जाएगा। नहीं भेजेंगे तो हम आपको बोलेंगे रिसीट भेजिए, क्रॉस चेक करना होता है, टॉपिक भी बताया कीजिए, ठीक है। जिन बच्चों के पास में PDF बैंक है या फिर CA सब्सक्रिप्शन है 2023 का, तो उनके में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है, अलग से जाके कहीं से कुछ भी आपको लेना नहीं होता। ये दोनों आप परचम ऐप से ले सकते हो। इसकी जानकारी भी चाहिए तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए शुरुआत करें हमारे पहले सेक्शन के साथ। साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये सेक्शन है। व्हाट इज इन्फ्यूज मिशन। लास्ट वीडियो के अंदर जाते जाते मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इन्फ्यूज मिशन कौन सी स्पेस एजेंसी से जुड़ा हुआ है, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। इन्फ्यूज मिशन कौन सी स्पेस एजेंसी से जुड़ा हुआ है? नासा से, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये नासा का फुल फॉर्म है, ठीक है। तो नासा ने हाल ही में इन्फ्यूज मिशन के तहत एक साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया है। कहाँ से लॉन्च किया है? न्यू मैक्सिको से इसको लॉन्च किया है। अब बात आ जाती है इन्फ्यूज का फुल फॉर्म। तो जितने भी इंटरनेशनल मिशंस हैं वो अगर एब्रीविएटेड फॉर्म में है तो उनका एक्सपैंडेड वर्जन आपको पता होना चाहिए। तो इन्फ्यूज का फुल फॉर्म है इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट, राइट। अब इसका मेन काम क्या है कि जो सिग्नस लूप है, एक सुपरनोवा रेमनेंट है, यानी कि एक तारा था जो अपनी ही ग्रेविटी के अंदर गया और उसकी वजह से जो बाहर की लेयर्स होती है, कोर तो ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स हो जाता है, बाहर की जो लेयर होती है वो सुपरनोवा विस्फोट करती हैं। तो उस सुपरनोवा का जो रेमनेंट है, यानी जो अवशेष रह गए हैं, उसका नाम क्या है? सिग्नस लूप। और उसकी स्टडी करने के लिए इन्फ्यूज मिशन को भेजा गया है, ठीक है। तो ये पता लगाएगा कि भाई सुपरनोवा जब होता है तो मिल्की वे के अंदर उसके जो डंप्स होते हैं, एनर्जी दूर दूर तक कहाँ कितनी कैसे जाती है, तो सिग्नस लूप को भी स्टडी करेगा। स्टार्स की लाइफ साइकिल कैसी होती है उसको भी स्टडी करेगा। और सुपरनोवा अगर हो रहा होता है, तारे में अगर विस्फोट हो रहा होता है, तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे हमारे मिल्की वे में इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो सिग्नस लूप की अगर पर्टिकुलरली बात करें, सुपरनोवा तो कोई भी तारा अगर विस्फोट करेगा उसको सुपरनोवा बोलते हैं, लेकिन सिग्नस लूप जो पर्टिकुलर सुपरनोवा है
इसकी बात करें तो ये हमारे सन के साइज से 20 टाइम्स ज़्यादा बड़ा हुआ करता था और करीब 20,000 साल पहले इसके अंदर वही ग्रेविटी की वजह से कोर कोलैप्स हुआ और जो बाहर के लेयर्स थे उन्होंने सुपरनोवा किया। ठीक है जी, समझ में आ गया। अगले जो न्यूज़ है नासाज लूसी मिशन से रिलेटेड है, इसको पढ़े उससे पहले जाइए, एक 8 से 9 सेकंड का एक प्रील्यूड है, देख करके वापस आइए। ऑलराइट, सो वेलकम बैक। हम पढ़ने वाले थे नासा के लूसी मिशन के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट, लूसी मिशन कौन सी स्पेस एजेंसी का है? नासा का है। अब ये जो मिशन है ये जुपिटर के जो ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स हैं उनको ऑब्जर्व करने, उनकी स्टडी करने के लिए भेजा गया, यानी कोई ना कोई डेटा ले आई ये मिशन वापस। तो इस मिशन ने अपना पहला फ्लाई बाय कर लिया है एस्ट्रॉइड दिनकिनेश के पास से। ये जो एस्ट्रॉइड है इसके बहुत पास से ये निकल गया है, यानी कोई ना कोई डेटा इसने कैप्चर कर लिया होगा। ये रही न्यूज़। तो लूसी मिशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट फ्लाई बाय ऑफ एन एस्ट्रॉइड। फ्लाई बाय यानी उसके पास से गुजरना, ताकि आपने कोई ना कोई कॉन्टैक्ट या कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन उसके बारे में ले ली होगी, पास से गुजरना, राइट। सो नासा का ये जो लूसी है, लूसी स्पेसक्राफ्ट है, वो कौन से एस्ट्रॉइड के पास से गया? दिनकिनेश के पास से गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है लूसी का? जुपिटर के ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स की स्टडी करना या उनके बारे में कोई ना कोई डेटा ले आए, एक्सप्लोर करना। ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स कौन से होते हैं? ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स वो होते हैं जो किसी भी प्लैनेट के ही ऑर्बिट में सन का चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है, और वो स्टेबल लैग्रेंजियन पॉइंट्स पर टिके हुए होते हैं, जो कि L4 और L5 पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखोगे, ये सन है, ये प्लैनेट है, तो ये 60 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली, ये बना नहीं 60 डिग्री, आप अंदाजे से बना लीजिएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 60 डिग्री ये दो पॉइंट्स होते हैं L4 एंड L5, और यहाँ पे अपनी प्लेसिंग करके और इसी ऑर्बिट में सन का चक्कर लगाते रहते हैं। इनको कहा जाता है ट्रोजन एस्टेरॉइड्स, ठीक है। तो ये जो लूसी मिशन था इसको 2021 के अंदर लॉन्च किया गया इन ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स की स्टडी करने के लिए, जो कि प्लैनेट के ऑर्बिट में ही सन के अराउंड चक्कर लगाते रहते हैं। और ये कहाँ लोकेटेड होते हैं? L4 जिसको लीडिंग लैग्रेंजियन पॉइंट बोलते हैं और L5 जिसको ट्रेलिंग लैग्रेंजियन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स होते हैं, ये हमारा जब सोलर सिस्टम बन रहा था ना, उस समय के बहुत पुराने रेमनेंट्स यानी अवशेष होते हैं, और 5 बिलियन ईयर्स से भी ज़्यादा पुराने, और उनकी स्टडी के लिए इसको भेजा गया है। और ये कितने साल का मिशन है लूसी? 12 ईयर्स का एक मिशन है। समझ में आ गया इतना? ओके, चले आगे। वीनस हैज़ ऑक्सीजन। भाई वीनस के पास ऑक्सीजन है, एटमिक ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं है, ब्रीदेबल वाली मॉलिक्यूलर नहीं है, एटमिक है, यानी ब्रीदेबल O2 होती है ना, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन, एटमिक ऑक्सीजन पाई गई है। तो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एटमिक ऑक्सीजन वीनस के एटमॉस्फेयर में फाइंड आउट की है। तो सन की तरफ जो वीनस का साइड रहता है, वहाँ पे उन्होंने एटमॉस्फेयर के अंदर एटमिक ऑक्सीजन पाई है, और जो ऑपोजिट साइड होता है, डार्कर साइड, उस तरफ भी पाई है, जो कि शायद प्रॉब्ली मूवमेंट की वजह से या कहीं गई होगी, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। तो डिटेक्शन जो था वो किसके थ्रू किया गया? सोफिया एयरबोर्न ऑब्जर्वेटरी ने ये डिटेक्शन किया है। उसके ऊपर इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स वगैरह लगे हुए थे, जिसके थ्रू ये पता लगा लिया गया है। तो नासा और जर्मन एरोस्पेस सेंटर हैं जिन्होंने मिलकर के ये प्रोजेक्ट चलाया, और उसमें एटमिक ऑक्सीजन यानी कि सिंगल एटम जो होता है ऑक्सीजन का, वो पाया गया है वीनस के एटमॉस्फेयर के अंदर। सन फेसिंग साइड जो है वहां पे भी, और जो साइड दूर है सन से वहां पे भी, ठीक है। और मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। सो पहले मरकरी आ गया, फिर ये वीनस आ गया, फिर अर्थ है। तो हमारा काफी पास है वीनस, और यहाँ पे एटमिक ऑक्सीजन देखी गई है ना। ऐसा साइंटिस्ट ने कहा कि भाई जो सन की रेज है उसकी वजह से जो यूवी रेडिएशंस होते हैं ना, वो ब्रेक डाउन कर देते हैं एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है, और उसकी वजह से एटमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ है, और विंड्स वगैरह चली होंगी, तो उसकी वजह से दूसरी साइड जो है सन के ऑपोजिट वाली साइड वीनस की, वहां तक भी वो एटमिक ऑक्सीजन पहुंच गया, ठीक। अगली न्यूज़, अब इंडिया के ऊपर आ जाओ। इंडिया के जो स्पेस हमारे प्रोजेक्ट्स वगैरह चलते रहते हैं, तो एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट क्या है, किस तरह का सैटेलाइट है, क्या काम करता है? तो एस्ट्रोसैट इंडियाज फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। एस्ट्रोसैट क्या है? इंडिया का पहला मल्टी वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ के ऊपर ये वर्क कर सकता है, ऐसा एक स्पेस टेलीस्कोप है। और इसने हाल ही में, ये न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि इसने हाल ही में डिटेक्ट किया है 600th गामा रे बर्स्ट,
यानी जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, तारे हों, प्लैनेट्स हों, जहाँ कहीं से भी लाइट वाइट आ रही है, कुछ रेडिएशंस आ रहे हैं, उनको पकड़ता है और उनके थ्रू वो पिक्चर वगैरह बनाने का काम करता है। तो 600 गामा रे बर्स्ट इसने कैप्चर किया है। इसका मेन काम क्या है, सेलेस्टियल सोर्सेज से जितनी भी रेज आती हैं, एक्सरे, ऑप्टिकल, यूवी स्पेक्ट्रम बैंड की, उन सबको साइमल्टेनियसली पकड़े। तो इसके लिए अलग अलग वेवलेंथ पे काम करना होता है और इसीलिए इसको मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप कहा गया है, एस्ट्रोसैट को। रिसेंटली लॉन्च नहीं हुआ, न्यूज में रिसेंटली वापस आया है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। इसको लॉन्च किया गया था 2015। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, एक न्यू स्पीशीज मशरूम की खोजी गई है। ये रहा पिक्चर और इसका नाम क्या है, कैंडेलोमाइसिस एल्बोस्क्वामोसिस। कैंडेलोमाइसिस एल्बोस्क्वामोसिस। सो ये एक मशरूम की स्पीशीज है। कहाँ खोजी गई है भाई, कहाँ खोजी गई है? सो रिसर्चर्स ने ये जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पालोड कहाँ है, केरला के अंदर है, यहाँ पे ये खोजी गई है। और न्यू मशरूम स्पीशीज है। यूजली ये बहुत छोटे हाइट तक उगती है और इस जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीशीज नहीं है, हैंडफुल ऑफ स्पीशीज ही है। और इनकी हैबिटेट क्या है, जो बैम्बू क्लाम्स या फिर डेड लॉग्स। ये एक सैप्रोफाइट होता है मशरूम, यानी कि जो डीकेइंग मैटर होता है ना, उसके ऊपर उगता है। एक तरह का सैप्रोफिटिक फंजाई है, ठीक है। तो पढ़ा ही देती हूँ मैं आपको अगले स्लाइड में कि मशरूम क्या होता है। सेकेंडरी सैप्रोफाइटिक फंजाई होता है। सैप्रोफाइट यानी जो डेड डीकेइंग मैटर के ऊपर ग्रो कर रहे होते हैं, डीकम्पोजिंग मैटर के ऊपर। जैसे कि प्लांट लिटर है ना, प्लांट का जो भी डीकम्पोजिंग मैटर होगा, पत्तियां होंगी, डंडियां होंगी, गलने जैसी कोई लकड़ होंगे, उनके ऊपर ये उगता है। और वेस्टर्न घाट्स रीजन जो है केरला का, वो काफी रिच है फंजाई के अंदर। IISR कोझिकोड डेवलप्स न्यू यील्डिंग पेपर वेराइटी। काली मिर्च की नई वेराइटी डेवलप की है IISR कोझिकोड ने। कोझिकोड कहाँ है जी, कोझिकोड केरला के अंदर है। सो IISR कोझिकोड ने ब्लैक पेपर की नई वेराइटी डेवलप की है, जिसको IISR चंद्र बोला है। चंद्र, काली मिर्च काली होती है, इसको चंद्र, तो चांद और काला ऑपोजिट है ना। और ये इन्होंने कैसे डेवलप की है, इन्होंने क्रॉस किया है, यानी क्रॉसिंग की है दो वेराइटीज की पेपर की, चोलामुंडी एंड थोमनकोडी। देन नेक्स्ट CAR-19 जीन थेरेपी, कैंसर से रिलेटेड एक जीन थेरेपी है, नाम है नेक्स्ट CAR-19। और इंडिया में पहली बार इस थेरेपी को इंडिजिनसली डेवलप किया गया है एंड वन ऑफ द फ्यू डेवलपिंग कंट्रीज में से इंडिया आ जाता है जिसके पास खुद की कैंसर से लड़ने के लिए एक जीन थेरेपी तैयार हुई है। काफ़ी सारी डेवलप कंट्रीज के पास भी नहीं होती हैं, वो US, यूरोप वगैरह से लेते हैं। सो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने मार्केट ऑथराइजेशन दे दिया है कि हाँ जी, अब आप इसको मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। किसको? इंडिया की पहली इंडिजिनसली डेवलप्ड, यानी भारत में ही बनी हुई कीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल। CAR-T का फुल फॉर्म क्या है? कीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। जो कैंसर सेल होता है उस पे एक एंटीजन होता है, ठीक है, उससे पता लग जाता है कि अच्छा ये कैंसरस सेल है और ये उसको आइडेंटिफाई करके खत्म कर देता है। सो इट इज़ डेवलप्ड बाय इम्यूनो ACT कंपनी, जो कि IIT बॉम्बे के अंदर एक इंक्यूबेटर के तौर पे काम कर रही है और कैंसर सेल को ये टारगेट करेगी। पर्टिकुलरली CD19 प्रोटीन से उसका आइडेंटिफिकेशन होगा। जिस सेल के ऊपर CD19 प्रोटीन है मतलब वो कैंसर सेल है, और उसको आइडेंटिफाई करके उसको खत्म करने का ये काम करेगी। तो जिनको B सेल लिम्फोमाज है, यानी कि ऐसा लेवल ऑफ कैंसर हो गया है कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन, दवाइयाँ वगैरह से ठीक नहीं हो रहा है, उनके ऊपर इसको अप्लाई किया जाएगा। अभी जो अप्रूवल मिला है 15 साल और उससे ऊपर के लोगों के लिए इसको अप्रूवल मिला है। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क। ये हेल्दी सेल है, ठीक है, ये कैंसर सेल है जिसके ऊपर ये CD19 दिखेगा। तो ये जो CAR-T सेल है, ये इसको आइडेंटिफाई करके और इससे कॉन्टैक्ट बना के और इसको खत्म करने का काम करेगा। वर्ल्ड्स फर्स्ट AI ह्यूमन लाइक रोबोट CEO, तो दुनिया का पहला रोबोटिक CEO जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस है, वो कौन सा है? फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नेम है मीका। और ये हैंसन रोबोटिक्स एंड डिक्टेटर पॉलिश कंपनी, उन्होंने इनको एम्प्लॉय किया है एज CEO, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर कभी कभार पूछ ली जाती है। सो वन लाइनर न्यूज़ है, वन लाइनर के तौर पे ही याद रखिएगा। देन हम आते हैं एक्सचेक वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन है? एक्सचेक वैक्सीन फॉर चिकनगुनिया। चिकनगुनिया एक
वायरल बीमारी होती है जो मच्छर के ही वेक्टर, मतलब मच्छर ही उसको लेकर के घूम रहा होता है उस वायरस को, और जैसे डेंगू को लेकर के घूमता है, और इससे बहुत हाई फीवर होता है, जोड़ों वगैरह में यानी जॉइंट्स में बहुत पेन होता है। तो अब इसके लिए वैक्सीन है इक्सचेक वैक्सीन। FDA ने यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने US में अप्रूव कर दिया है कि, और ये दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन है चिकनगुनिया के लिए। जो वैक्सीन लगाएंगे उनको चिकनगुनिया नहीं होगा। इसको डेवलप किसने किया? यूरोपियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है वैलनेवा, उन्होंने किया है ताकि चिकनगुनिया वायरस जो है उससे ये वैक्सीन लड़ेगी अगर आपकी बॉडी में रहेगी। अभी जो इसको अप्रूवल मिला है 18 साल और उससे ऊपर के लोगों के लिए मिला है। चिकनगुनिया बीमारी की बात करें तो लाइक आई टोल्ड यू, मॉस्किटो बोर्न वायरल डिजीज है। इस तरह के पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं, किस तरह की बीमारी होती है चिकनगुनिया। सबसे पहले इसको 1952 में आइडेंटिफाई किया गया था। अफ्रीका के अंदर तंजानिया में इसके केसेस देखने को मिले थे। ये जो वायरस का RNA है, RNA यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड, वो अल्फा वायरस जीनस को बिलोंग करता है और उसकी फैमिली कौन सी है? टोगाविरिडी, राइट। अब इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? बहुत हाई फीवर होगा, पेन होगा, है ना, डिबिलिटेटिंग यानी कि हाथ पांव बेसिकली आपके बहुत ज़्यादा दर्द करेंगे और आप ढंग से चल फिर नहीं पाओगे। चिकनगुनिया टर्म जो है वो कीमाकोंडे लैंग्वेज जो है उससे ओरिजिनेट हुआ है, जो तंजानिया और मोजाम्बिक के अंदर बोली जाती है, ठीक है। और इसका जो वेक्टर है, मच्छर, कौन सा मच्छर? वही मच्छर जो डेंगू करता है, एडीज इजिप्टाई एंड एडीज एल्बोपिक्टस। अच्छा, यहीं पे क्वेश्चन करूं आपसे, चलो बताओ, मलेरिया का वेक्टर कौन सा स्पीशीज ऑफ मच्छर है? यहाँ पे तो हमने देख लिया एडीज इजिप्टाई एंड एल्बोपिक्टस होता है, डेंगू में ये होता है। मलेरिया के अंदर कौन सा होता है मच्छर वेक्टर? जल्दी बताइए। मीजल्स एंड रुबेला वैक्सीन, माबेला। तो मीजल्स और रुबेला के लिए वैक्सीन डेवलप हुई है, नाम क्या है? माबेला। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने कोलैबोरेट किया पॉलीवैक इंस्टीट्यूट ऑफ वियतनाम के साथ में और ये वैक्सीन डेवलप की है, और अभी ये बच्चों के लिए डेवलप हुई है। इसको लॉन्च किया गया है उडगमंडलम, तमिलनाडु के अंदर। देन इंडिगोस चैट असिस्टेंट 6 स्काई। सो इंडिगो ने अपना एक चैट असिस्टेंट जो कि और आपका कंज्यूमर एक्सपीरियंस अच्छा कर देगा। इंडिगो जो कि लार्जेस्ट एयरलाइन है, उसने 6 स्काई किया है, और उसी से पहले एयर इंडिया ने महाराजा चैट असिस्टेंट भी लॉन्च किया था। तो कौन किसका चैट असिस्टेंट है देख लीजिएगा। देन सैमसंग ने एक AI मॉडल, जनरेटिव AI मॉडल, जिससे कि अगेन हर कोई अब अपने धीरे धीरे AI मॉडल्स लेकर के आएगा ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। सो सैमसंग का कौन सा मॉडल है AI का? गॉस। और ये एक रिनोन मैथमेटिशियन है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस उनके नाम पे रखा है, ताकि आपका अगेन कंज्यूमर एक्सपीरियंस अच्छा रहे। सो इसके साथ साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी इन द मंथ ऑफ नवंबर 2023 वो हमने की है वाइंड अप, राइट। अब हम आएंगे डिफेंस के सेक्शन पे, और डिफेंस के सेक्शन में सबसे पहले हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस कवर करेंगे। उसके बाद हम MOUs या फिर कोई भी प्रोग्राम प्रोजेक्ट के तहत कुछ भी चीज़ कमीशन की गई है या खरीदने की बात की गई है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। पर उन सब पे आगे बढ़े उससे पहले ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो आपकी करंट अफेयर की प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपके एग्जाम बिल्कुल नियर अप है और आपने पूरे साल करंट अफेयर तैयार ढंग से नहीं किया है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे। तो जनवरी से लेकर के जून तक की करंट अफेयर की मेन हेडलाइंस आप सारी इस एक डॉक्यूमेंट से पढ़ सकते हो। CA रफ्तार इसका नाम है, परचम ऐप पे भी मिल जाएगा, एंड आई थिंक parchamclasses.in पे भी ये अवेलेबल है, ठीक है, करंट अफेयर फोल्डर में। तो वो 6 महीने की न्यूज़ की सारी हेडलाइन आप यहाँ से पढ़ सकते हो। उसके बाद आप अपने मंथली CA से गो थ्रू कर सकते हो। अगर थियोरी से पढ़ना ही नहीं है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट से पढ़ना प्रेफर करते हो, तो फिर सवाल ये एक सब्सक्रिप्शन है जिसमें आपको जनवरी से लेके और आई थिंक सितंबर तक के मिल जाएंगे। हर एक क्वार्टर में 300 से भी ज़्यादा MCQs विथ एक्सप्लेनेशन। तो आप क्वेश्चन की मदद से एक्सप्लेनेशन और उस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। और जो लास्ट क्वार्टर है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसका सवाल बुकलेट अब आएगा, बिकॉज ये क्वार्टर में एक बार आता है। 4 ई बुक्स होती हैं, इसमें 3 आ चुकी हैं। तो आप इंडिविजुअल भी ले सकते हो parchamclasses.in से, और पूरा पढ़ना है अगर आपको सारे क्वार्टर के चाहिए तो परचम ऐप से ले लीजिएगा, इकोनॉमिकल पड़ेगा, कन्वीनियंट पड़ेगा। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आई हैव टोल्ड यू द हेल्पलाइन नंबर, राइट। चलो, सो अब हम शुरुआत करेंगे मिलिट्री एक्सरसाइजेस से। LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस डिप्लॉयड इन ईस्टर्न सेक्टर ड्यूरिंग एक्सरसाइज पूर्वी आकाश। अब देखो इसमें 2 पॉइंट आ गए। एक्सरसाइज पूर्वी आकाश कौन करता है
और दूसरा एक पॉइंट है कि जो तेजस है, LCA तेजस, वो पहली बार ईस्टर्न सेक्टर में डिप्लॉय किया गया किसी एक्सरसाइज के दौरान। उसका नाम क्या है? तो उस एक्सरसाइज का नाम है पूर्वी आकाश, पूर्व, ईस्ट हो गया, ठीक है। तो ईस्टर्न एयर कमांड जो है इंडियन एयरफोर्स की, उन्होंने एक एक्सरसाइज कंडक्ट की जो हर साल वो लोग कंडक्ट करते हैं, उसका नाम है पूर्वी आकाश। और पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिजिनसली डेवलप्ड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है तेजस, उसको ईस्टर्न साइड पर डिप्लॉय किया गया है ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज। ये एक एडिशनल इन्फो है, आप इसको स्टैटिक के एंगल से देख सकते हो, क्योंकि हमने ईस्टर्न कमांड की बात की इंडियन एयरफोर्स की। तो टोटल कौन कौन से कमांड हेडक्वार्टर्स हैं? न्यू दिल्ली वेस्टर्न एयर कमांड है, शिलोंग ईस्टर्न एयर कमांड का हेड ऑफिस है, प्रयागराज सेंट्रल एयर कमांड का है, गांधीनगर साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का है, तिरुवनंतपुरम सदर्न एयर कमांड का है, और ये दो जो आपको पर्पल में दिख रहे हैं ये ट्रेनिंग और मेंटेनेंस कमांड से रिस्पेक्टिवली बेंगलुरु और नागपुर। तो ये सारे कमांड हेडक्वार्टर्स हैं इंडियन एयर फोर्स के, ठीक है। अब क्योंकि हमने तेजस की बात की, LCA तेजस की, तो उसके बारे में थोड़े स्टैटिक पॉइंट देख लीजिए। पर्टिकुलरली अगर आप किसी भी तरह के डिफेंस एग्जाम को दे रहे हो तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अदरवाइज भी जो येलो मैंने मार्क किया है वो मोटे मोटे तौर पे पढ़ लीजिएगा, पढ़ाई देती हूँ। सो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम जो है वो 1984 में शुरू हुआ था। आई वॉज बॉर्न इन 85, ये 84 के अंदर शुरू हुआ था। और उसी ने जस्ट बाद एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को स्टैब्लिश कर दिया गया था ताकि इस पूरे प्रोग्राम को मैनेज किया जा सके, ठीक है। LCA क्यों लाया गया? किसको रिप्लेस करने के लिए? MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं, जो बुढ़े हो रहे हैं यानी अब आउटडेटेड हो रहे हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए। और LCA कौन बनाता है? हमारा HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इनको बनाता है। अब ये जो आप स्पेसिफिकेशंस देख रहे हो ना, ये सिर्फ डिफेंस रिलेटेड एग्जाम वाले बच्चे पढ़ें तो ठीक है, बाकियों को इतना ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बायलेटरल एक्सरसाइज बोंगो सागर 23 एंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल 23। बोंगो सागर किसके बीच में होती है? बांग्लादेश और इंडिया के बीच में होती है। बोंगो सागर बांग्लादेश, नाम से समझ में आ रहा होगा। इसका 4th एडिशन हुआ और ये नेवीज के बीच में होती है। सागर है यानी पानी है, तो नेवीज के बीच में होगी। इंडियन नेवी बांग्लादेश नेवी के बीच में हुई। और जो कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल है, जिसको कॉर्पैट भी कहा जाता है, उसका 5th एडिशन हुआ और ये नॉर्थ बे ऑफ बंगाल के अंदर नवंबर के अंदर कंडक्ट की गई है, ठीक है। कहाँ हुई? इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन के पास में इसको कंडक्ट किया गया, यानी दोनों देशों के मैरीटाइम बाउंड्री लाइन। देन इंडियन नेवल शिप्स। अच्छा, जब भी कोई मिलिट्री एक्सरसाइज होती है या कोई भी मैरीटाइम एक्सरसाइज भी होगी, तो इंडिया की तरफ से जिसने भी पार्टिसिपेट किया, वो कोई वेसल था, वो कोई जहाज था, कोई हेलीकॉप्टर था, कोई एयरक्राफ्ट था, तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है। कोई टुकड़ी थी, बटालियन थी, तो इंडियन नेवल शिप कुथार और किल्टन, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, और साथ में डॉर्नियर जो पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, राइट। कॉर्पैट 23 जो है, पहली बार कॉर्पैट 23 जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ, उसमें HADR एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। नाउ व्हाट इज HADR? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। कभी भी कोई आपदा आ जाती है तो ये टीम बहुत जल्दी पहुंचती है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। त्रिशक्ति प्रहार एक्सरसाइज कौन कंडक्ट करता है? ये डोमेस्टिक एक्सरसाइज है इंडिया की। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मिलकर के त्रिशक्ति, 3 शक्ति करते हैं, ठीक है। तो इसको वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ राजस्थान में जैसलमेर के अंदर कंडक्ट किया गया। मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की, ठीक है जी। चलिए, इंडिया श्रीलंका जॉइंट एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 कमेंस। मित्र शक्ति कौन से 2 देशों के बीच में होती है? अब देखो, इंडिया के नीचे छोटा सा मित्र है श्रीलंका, तो ऐसे मित्र शक्ति एक्सरसाइज याद रखिएगा। इसका कौन सा एडिशन हुआ? 9th एडिशन हुआ। आर्म्ड फोर्सेस के बीच में ये होती है और कहाँ हुई? और पुणे के अंदर इसको कंडक्ट किया गया। और इंडिया की तरफ से मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के 120 लोग हैं, जवान हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। इंडिया यूएस जॉइंट एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2023। वज्र प्रहार, हम बोलते हैं ना, वज्र यानी सबसे स्ट्रॉन्ग। तो इंडिया अगर किसी के साथ प्रैक्टिस करेगा और एकदम स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस करना चाहता है तो कौन सा देश होना चाहिए जिसकी मिलिट्री पावर सबसे ज्यादा? यूएस हो जाएगा। तो इसलिए वज्र प्रहार कौन से 2 देशों के बीच में होती है? इंडिया और यूएस के बीच में होती है। 14th एडिशन इसका रहा और ये जॉइंट स्पेशल फोर्सेस दोनों देशों की हैं जो एक्सरसाइज करती है। उमरोई के अंदर ये कंडक्ट करवाया गया। उमरोई कहाँ है? मेघालय के अंदर है, ठीक है। 1st एडिशन जो था वज्र प्रहार का, वो 2010 के अंदर हुआ था और जो रिसेंट मोस्ट 13th एडिशन था लास्ट टाइम, वो बाकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ था। करंट एडिशन जो है वो मेघालय में अभी चल रहा है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्त्र हिंद 2023। ऑस्त्र हिंद
ऑस्ट्रेलिया, हिंद से हिंदुस्तान कर लीजिए। सो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये आर्म्ड फोर्सेस के बीच में एक्सरसाइज होती है। ये इसका सेकेंड एडिशन है। 2022 में ही इसकी शुरुआत हुई थी, तो सेकेंड एडिशन है। कहाँ हो और हुआ, खत्म हो चुका है अब, ऑस्ट्रेलिया, पर्थ में हुआ। ओके, और इसका फर्स्ट एडिशन जो था महाजन राजस्थान के अंदर 2022 में कंडक्ट किया गया था। सिंपल है, मैं याद करवाती जा रही हूँ कौन से दो देशों के बीच में, बाकी ज़्यादा डिटेल ऐसी कोई डिफिकल्ट है नहीं। चलिए, नैट पोल रेक्स 9, सो 9th नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज वाडनार गुजरात के अंदर कंडक्ट की गई। अब देखिए, 9th नेशनल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज पोल्यूशन के अगेंस्ट है ना, सो गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर ये देखने को मिली। अब पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज है, ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने इसको कंडक्ट करवाया। उन्होंने कमेंस करवाया ये नैट पोल रेक्स 9, सो नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज इसका फुल फॉर्म हो गया। और ये गल्फ ऑफ कच्छ वाडनार गुजरात के अंदर कंडक्ट हुई है। ICG के जो डायरेक्टर जनरल हैं के राकेश पाल और बाकी और सीनियर ऑफिशियल्स भी उस समय मौजूद थे, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जिन जिनको उससे फर्क पड़ता है, जिनका उन पर इम्पैक्ट पड़ता है, वो लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, ताकि जो ओशन है उनमें पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। बाकी ICG की कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज देख लीजिए जो वो कंडक्ट करते हैं, जैसे सागर कवच जो अंडमान निकोबार के अंदर उन्होंने कंडक्ट की रिसेंटली। इंडिया नेपाल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण का कौन सा, 17th एडिशन। X इज फॉर 10, V इज फॉर 5, 6, 7, तो 17th एडिशन सूर्य किरण कैसे याद करवाती हूँ मैं। देखो, नेपाल में हिमालयाज बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, तो वहां से सूरज निकल रहा है, तो सूर्य की किरण हिमालय के पीछे से नेपाल के वहां से आ रही है, राइट। तो सूर्य किरण इंडिया नेपाल के बीच में है, पिथौरागढ़ के अंदर इसको कंडक्ट किया गया। 17th एडिशन ये एक्सरसाइज थी पिथौरागढ़ उत्तराखंड के अंदर। और कुमाऊं रेजिमेंट, उत्तराखंड से कुमाऊं रेजिमेंट है जिसने पार्टिसिपेट किया, और ये हाल ही में खत्म हुई है। एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज है, एक साल इंडिया में होती है, एक साल नेपाल में होती है, इस तरह से ये वर्क करती है। देन सी गार्जियन 3, ये इंडिया से लेना देना नहीं है, पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर के सी गार्जियन 3 किया है। सो चाइना एंड पाकिस्तान ने 3rd एडिशन बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज सी गार्जियन 3 का कंडक्ट किया। कहाँ पे, नॉर्दर्न अरेबियन सी के अंदर, और इसका थीम रहा जॉइंट रिस्पॉन्स टू मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स। ठीक है जी, तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस तो हो गई। अब हम आते हैं बाकी रिलेटेड, DRDO से रिलेटेड न्यूज़ होगी काफ़ी सारी, है ना, वो सब देख लेते हैं। सो डिफेंस मिनिस्ट्री अनवील्स क्रेस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर इम्फाल यार्ड 12706। जो भी कोई वेसल्स होते हैं, शिप्स वगैरह होती हैं, उनकी क्रेस्ट होती है। क्रेस्ट आप मान लीजिए जैसे निशान चिन्ह हो गया, या आप बोल दीजिए एक स्टैंप हो गई उनकी, या क्या बोलोगे आप उसको, मोहर बोलोगे, जो कि यूनिफॉर्म पे भी होती है, उस नेवल शिप पे भी लगी हुई रहेगी, उसको कहते हैं क्रेस्ट। ठीक है, सो जैसे आप लोग अपने स्कूल या कॉलेजेस का आपके यूनिफॉर्म पे लोगो रहता है ना, इसी तरह से क्रेस्ट होता है। सो डिफेंस मिनिस्टर ने अनवील किया क्रेस्ट। प्रोजेक्ट 15B के तहत 4 डिस्ट्रॉयर्स बनाए जाने थे इंडिजिनसली, और उसमें से जो 3rd डिस्ट्रॉयर है जिसका नाम है इम्फाल, और उसको यार्ड 12706 भी बोलते हैं, उसका क्रेस्ट अनवील किया गया नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, सो ये 3rd मिसाइल डिस्ट्रॉयर था, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। कौन से प्रोजेक्ट के तहत बन रहा है, प्रोजेक्ट 15B, जो मैंने शुरुआत में आपसे क्वेश्चन किया ना, विशाखापट्टनम, मार्मुगांव, इम्फाल, और फिर आप देखोगे सूरत। तो ये चारों कौन से प्रोग्राम या प्रोजेक्ट के तहत बन रहे हैं या बन गए, 15B। ठीक है, प्रोजेक्ट 15B के तहत ही इनको बनाया गया, तो ये 3rd है। सो 3rd इन विशाखापट्टनम क्लास, विशाखापट्टनम क्योंकि सबसे पहला था जो वेसल बना, उसके बाद मार्मुगांव बना, फिर अब ये इम्फाल बना, और 4th भी बन चुका है, अभी अगली न्यूज़ हम देखेंगे। इट इज़ अमंग द लार्जेस्ट डिस्ट्रॉयर्ड कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया, इंडिजिनस प्रोग्राम है जिसके तहत ये बनाया गया है, और इसकी स्पीड है करीब 30 नॉट्स, और फर्स्ट वॉरशिप है जिसको नॉर्थ ईस्टर्न सिटी के नाम पे नाम दिया गया है, तो मणिपुर का इम्फाल। क्रेस्ट जो है वो डिपिक्ट करता है कांगला पैलेस को ऑन द लेफ्ट और कांगला सा ऑन द राइट। तो कांगला पैलेस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है बिकॉज फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान मणिपुर के अंदर एक इम्पॉर्टेंट साइट था, और कांगला सा की अगर हम बात करें तो एक मिथिकल कैरेक्टर या बीइंग माना जाता है, जो कि ड्रैगन के हेड जैसा होता है, और कहीं ना कहीं प्रोटेक्टर के तौर पे इसको डिपिक्ट किया जाता था। ठीक है, और ये मणिपुर का स्टेट एम्बलम भी है, एम्बलम, राइट। चलिए,
यहाँ तक की बात समझ में आ गई? देन सूरत, आई टोल्ड यू ना कि 15B प्रोजेक्ट जो था उसके तहत 4 स्टेल्थ मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स बनाने थे, तो 4th नंबर का इम्फाल के बाद 4th कौन सा है? सूरत. सूरत बिकम्स द फर्स्ट नेवी वॉरशिप टू बी नेम्ड आफ्टर अ सिटी इन गुजरात. अब हेडिंग ऐसे दी गई है, हेडिंग आप ये भी दे सकते हो कि भाई 15B प्रोजेक्ट के तहत चौथा जो स्टेल्थ फ्रिगेट या शिप बना है या मिसाइल डिस्ट्रॉयर बना है उसका नाम क्या है, या फिर ये भी दिया जा सकता है कि भाई पहला ऐसा वॉरशिप जिसका क्रेस्ट वहीं अनवील किया गया जहां जिस सिटी के नाम पे उस वॉरशिप को नाम दिया गया. जैसे कि समझा देते हो, सूरत नाम है इस वॉरशिप का, ये वॉरशिप्स हैं, ठीक है. ब्रह्मोस मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल्स भी इनके ऊपर लगाई जा रही हैं, इतने पावरफुल ये हैं. सूरत नाम से ये वॉरशिप है और सूरत में ही इसके क्रेस्ट को अनवील किया गया. जैसे इम्फाल के किस में मैंने बोला था नई दिल्ली के अंदर अनवील हुआ है, तो पहली बार ऐसा हुआ कि जो ये सूरत है इसका जो क्रेस्ट है वो अनवील किया गया. और कहाँ किया गया? सूरत सिटी में ही किया गया. और गुजरात के एक शहर के ऊपर नाम किसी वॉरशिप का पहली बार कौन सा पड़ा है? सूरत पड़ा है, ठीक है. CM भूपेंद्र पटेल जी हैं, उन्होंने अनवील किया इसके क्रेस्ट को. देन सूरत नाम क्यों दिया गया? बिकॉज अगेन सूरत मैरीटाइम हिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंस रखता है. 16 to 18 सेंचुरी में यहाँ पे मैरीटाइम ट्रेड और शिप बिल्डिंग एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा हुआ करती थी. सो ये है सूरत फ्रिगेट वॉरशिप. अब सूरत इज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट 15B प्रोग्राम. प्रोजेक्ट 15B प्रोग्राम जिसके तहत 4th और फाइनल शिप है ये इस प्रोग्राम की. कब शुरुआत हुई थी इसकी? 2011 के अंदर, 2011 के अंदर 4 वॉरशिप्स बनाने की डील हुई थी, राइट. तो विशाखापट्टनम, मारमगांव, इम्फाल और सूरत, और ये प्रोजेक्ट 15B के तहत डिजाइन करने की बात हुई. ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो, चाहे लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स हो, इन सबसे लेस हैं ये चारों ही वॉरशिप्स. देन इंडियन लाइट टैंक जोरावर, क्या नाम है भाई? जोरावर, रेडी फॉर ट्रायल बाय द एंड ऑफ 2023. तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि जोरावर इनमें से किसका एक टाइप है? क्या कोई वॉरशिप है, कोई हेलीकॉप्टर है, कोई एयरक्राफ्ट है, या कोई टैंक है, ठीक है. तो आपको पता होना चाहिए कि जोरावर एक इंडियन लाइट टैंक है और ट्रायल्स के लिए तैयार हो रहा है. ये इंडिजिनसली डिजाइन और डेवलप किया गया है DRDO ने इन कोलैबोरेशन विथ लार्सन एंड टूब्रो. ये अलग अलग टेरेन्स यानी अलग अलग जो फिजिकल टेरेन्स होते हैं उन पे काम करने के लिए बनाया गया है. जैसे कि हाई ऑल्टीट्यूड, ऊंचे ऊंचे इलाकों में भी काम कर लेगा, आइलैंड वाली टेरिटरीज में भी काम कर लेगा, और इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं. और जो इसका जो नाम दिया गया ना जोरावर, वो किससे इंस्पायर्ड है? मिलिट्री जनरल जोरावर सिंह कालूरिया, जो कि जम्मू के राजा गुलाब सिंह जी के अंडर में उन्होंने अपनी सर्विसेज दी थी. नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज. नेवल एंटी शिप मिसाइल का सक्सेसफुल ट्रायल्स हो चुके हैं. सो ये न्यूज़ है, इंडियन नेवी ने DRDO के साथ मिलकर यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर गाइडेड फ्लाइट ट्रायल्स ले लिए हैं नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज NASMSR के. नेवल यानी नेवी काम में लेगी, एंटी शिप है यानी शिप्स को फोड़ने के काम में आएगी, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं और इनको एयरक्राफ्ट्स वगैरह से फेंका जाएगा जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है. सो फर्स्ट इंडिजिनस एयर लॉन्च्ड एंटी शिप क्रूज मिसाइल है जिसको इंडियन नेवी ने डेवलप किया है और अटैक हेलीकॉप्टर से इनको छोड़ करके टेस्ट किया गया है. ये रिप्लेस करेंगे सी ईगल मिसाइल्स को और इनके अंदर पेट्रोल बोट्स को सिंक करने का और लार्जर वॉरशिप्स को भी डैमेज करने का मादा है यानी कैपेसिटी है. निर्भय क्रूज मिसाइल. निर्भय किस तरह की मिसाइल है? क्या ये एक बॉलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है? तो निर्भय एक तरह की क्रूज मिसाइल है और निर्भय क्रूज मिसाइल बहुत ही जल्दी इंडक्ट की जाएगी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में. इंडियन आर्म फोर्सेस विल बी इंडक्टिंग लॉन्ग रेंज अटैक क्रूज मिसाइल निर्भय टू स्ट्राइक टारगेट्स एट रेंजेस ओवर 1000 किलोमीटर्स. लॉन्ग रेंज मिसाइल है ये क्योंकि. तो एक होती है बॉलिस्टिक मिसाइल जिसको आपने रॉकेट से शूट किया है या हम बोले प्रोपेलर से शूट किया है, उसके बाद वो थोड़े टाइम बाद अपनी ट्रेजेक्टरी पकड़ लेती है और अपने आप जाकर के गिर जाती है. और जो क्रूज मिसाइल होती है वो जेट से या फिर हम बोलेंगे कि वो ज़्यादा देर तक जिस फोर्स से आपने उसको छोड़ा होता है उसी फोर्स का इस्तेमाल करती है आगे जाने के लिए, जबकि जो बैलिस्टिक मिसाइल है अपनी ट्रेजेक्टरी का एक समय के बाद इस्तेमाल करती है, राइट. सो निर्भय मिसाइल सबसोनिक क्रूज मिसाइल है
और इंडिया की पहली इंडिजिनसली प्रोड्यूस क्रूज मिसाइल है, ये ध्यान रखिएगा। बेंगलुरु बेस्ड एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने जो कि DRDO के अंडर में आती है, इसको डेवलप किया है और ये वॉरहेड्स वगैरह भी ले जा सकती है, ठीक है, काफ़ी पावरफुल बनाई गई है। इंडियन नेवी लॉन्चेस 4th एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट नेम्ड अमीनी। सो इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है 4th एंटी सबमरीन यानी कि सबमरीन्स को ध्वस्त करने वाला वॉरफेयर क्राफ्ट जिसका नाम है अमीनी। ये पिक्चर आप देख सकते हो। सो 8 में से 8 बननी है, उसमें से 4th नंबर की एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है अमीनी, और इसको GRSE यानी गार्डन रिसर्च बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया है। और इसका जो नाम है वो अमीनी आइलैंड पे पड़ा है, उसकी जो लोकेशन के हिसाब से जो इंपॉर्टेंस है उसको दर्शाने के लिए, और ये लक्षद्वीप के अंदर पड़ता है। INS सुमेधा, इंडियन नेवल शिप सुमेधा मेक्स पोर्ट कॉल एट वॉल्विस बे, नमीबिया। अब ये न्यूज़ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, पर क्योंकि न्यूज़ में ये आया तो वॉल्विस बे कहाँ पड़ता है ये आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए नमीबिया में पड़ता है ये वॉल्विस बे। और यहाँ पे कौन सी हमारी शिप है इंडियन नेवी की जिसने जाकर के पोर्ट कॉल किया, यानी ये थोड़ी देर के लिए वहाँ रुकी है, ऐसे समझिए, तो INS सुमेधा, ठीक है। तो वेस्ट अफ्रीका और अटलांटिक के अंदर हमारा मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट था, यानी किसी रीजन से हम वहाँ डिप्लॉय हुए थे, रुके थे, और INS सुमेधा के थ्रू ये हुआ वॉल्विस बे, नमीबिया। IGLA-S, IGLA-S हैंड हेल्ड एंटी क्राफ्ट मिसाइल। व्हाट इज दिस? IGLA-S क्या है? तो ये एक हैंड हेल्ड, हाथ में पकड़ के एंटी एयरक्राफ्ट, आप एयरक्राफ्ट्स को मार सकते हो, इस तरह के मिसाइल सिस्टम है। और रशिया ने रिसेंटली हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था IGLA-S हैंड हेल्ड मिसाइल्स को बेचने के लिए कि भाई हाँ ठीक है हम आपको देंगे, और दूसरा इन्होंने ये परमिशन भी दी है कि आप इंडिया में भी इसको प्रोड्यूस कर सकते हो लाइसेंस के तहत, ठीक है। ये एक मैन पैड है, मैन पैड यानी मैन पोर्टेबल, हाथ में लिया जा सकता है, एयर डिफेंस सिस्टम, ऊपर से अगर कोई हमला हो रहा है तो उसको आप ध्वस्त कर सकते हैं। और ये रशियन आर्मी में 2004 से है, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स को ध्वस्त करने में माहिर होगा, और 6 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। देन कम्स प्रलय मिसाइल। व्हाट इज प्रलय मिसाइल? तो ये पोस्टर पे लिखा है, बाकी न्यूज़ क्या है। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट, इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया शॉर्ट रेंज प्रलय बॉलिस्टिक मिसाइल। ये बॉलिस्टिक टाइप की मिसाइल है, ठीक है, शॉर्ट रेंज है। सो सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बॉलिस्टिक मिसाइल है प्रलय, जिसे अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा टेस्ट कर लिया गया है। इसको DRDO ने बनाया है। 350 से 500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है, शॉर्ट रेंज है, और 500 to 1000 kg तक का पेलोड ये कैरी कर सकती है। प्रलय जो मिसाइल है उसको डिराइव यानी उसको किसके एडवांस वर्जन की तरह बनाया गया है, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल से इसको डेवलप किया गया है। डिजाइन फॉर डिप्लॉयमेंट, कहाँ इसको डिप्लॉय किया जाएगा? LAC और LOC वाले एरियाज में इसको लगाया जाएगा, राइट। और ये हवा में ही अपना डायरेक्शन चेंज कर सकती है, इसमें ये खास बात है। सो इट इज केपेबल ऑफ चेंजिंग इट्स कोर्स आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस इन द एयर। Then Coast Guard ship ICGS Sangram decommissioned after 26 years in service. So संग्राम क्या थी? संग्राम इंडियन कोस्ट गार्ड की एक शिप थी जिसको डीकमीशन किया गया। कमीशन यानी उसको सर्विस में लेना, डीकमीशन यानी उसका रिटायरमेंट हो गया है, ठीक है। सो मार्मुगांव पोर्ट अथॉरिटी गोवा ने इसको डीकमीशन किया है। ये कमीशन 1997 में गोवा में ही हुई थी, लेकिन ये स्टेशन कहाँ थी? मुंबई में थी। देन हर्मीज 900 स्टार लाइनर क्या है? ये ड्रोन्स है। क्या है ये? ड्रोन्स है। ये देखिएगा, हर्मीज 900 स्टार लाइनर इंडिया अक्वायर करने वाली है, और इन ड्रोन्स को तो ये किसने बनाए हैं? इजरायली मेड हैं ये, और सर्वेलेंस के लिए काम में लिए जाएंगी, पर्टिकुलरली नॉर्दर्न बॉर्डर एरियाज के अंदर। तो ये ड्रोन्स हैं यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं। हाई एंड्योरेंस है, मिड लैटिट्यूड्स तक वर्क कर सकते हैं, ठीक है। देन आता है प्रोजेक्ट कुशा। नाउ व्हाट इज प्रोजेक्ट कुशा? कौन से देश से रिलेटेड है, क्या है प्रोजेक्ट कुशा? तो इंडिया में पहली बार बन रहा है प्रोजेक्ट कुशा, जिसके तहत हम बोल सकते हैं कि हमारा खुद का आयरन डोम बनने जा रहा है। आयरन डोम क्या है कि भाई अगर आपको एरियल अटैक कोई भी होता है तो यहाँ से बहुत सारी मिसाइल्स छूटेंगी, उसी तरह का कुछ प्रोजेक्ट कुशा इंडिया भी बना रहा है। सो इट इज ऑन ट्रैक to deploy own long-range
एयर डिफेंस सिस्टम, और ये कब तक तैयार हो जाएगा? 28-29, 2028, 2029 तक। तो लॉन्ग रेंज दूर तक जाकर के भी ये एयर से कुछ भी अटैक हो रहा है तो उसको ध्वस्त कर सकता है। डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय वाइड अरे ऑफ थ्रेट्स, राइट। अब वो फाइटर क्राफ्ट हो, एयरक्राफ्ट हो, ड्रोन हो, क्रूज मिसाइल्स हो, प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस हो, कुछ भी हो, कौन सी कितनी रेंज में? 350 किलोमीटर्स की रेंज के अंदर ये इनको डिटेक्ट करके और इन वाले एरियाज को वहीं पे खत्म कर सकता है। इंडिया एम्स टू डिप्लॉय आयरन डोम बाय 2028। सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है प्रोजेक्ट, कुशा के तहत बन रहा है। देन इंडियन एयरफोर्स नंबर 4 स्क्वाड्रन, चलो यहाँ पे मुझे एक सवाल करने को मिल गया। बताइए इंडियन एयरफोर्स का नंबर 4 स्क्वाड्रन जो है, जो ये 4 नंबर स्क्वाड्रन है, ये कहाँ होता है? कौन से इंडिया के कौन से रीजन के अंदर ये डिप्लॉयड होता है? ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स नंबर 4 स्क्वाड्रन रिप्लेसेस MiG-21 बाइसन विथ सुखोई 30 MKI। सो MiG-21 बाइसन जो है 4th स्क्वाड्रन ऑफ इंडियन एयरफोर्स का, उसमें सुखोई 30 MKI ने उनको रिप्लेस कर दिया है। और धीरे धीरे MiG-21 हर जगह से फेज आउट हो जाएगा, पर ये कब तक होगा? 2025 तक होगा। तो इंडियन एयरफोर्स ने अपने 3 रिमेनिंग स्क्वाड्रंस में MiG-21 फाइटर्स में से एक में MiG-21 फाइटर्स को रिटायर कर दिया है। नंबर 4 स्क्वाड्रंस, अरे आंसर तो यही आ गया मैंने गलती पूछा आपसे। उत्तरलई राजस्थान के अंदर बेस्ड है ये, ठीक है। सो नंबर 4 स्क्वाड्रन बेस जो है यहाँ अब MiG-21 बाइसन्स का इस्तेमाल नहीं होगा, और धीरे धीरे इनको MK-1A एयरक्राफ्ट जो हैं वो रिप्लेस कर देंगे। पर ये पूरा फेज आउट कब तक होगा? 2025 तक होगा। मिग सीरीज के जो फाइटर जेट्स हैं उनको सोवियत यूनियन ने बनाया था, डिज़ाइन किया था, 1963 में हमने इंडिया के अंदर उनको इंडक्ट किया था। तो कौन रिप्लेस करेगा MiG-21 को? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A MiG-21 को रिप्लेस करेंगे। और ये जो MK-1 है इनको कौन बना रहा है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रहा है, और इनकी जो डिलीवरी है वो अगले साल से फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी, और धीरे धीरे करते 83 का जो ऑर्डर है 2027-28 तक पूरा ये होगा। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड। नाउ अगला क्वेश्चन बनता है, प्रचंड क्या है? प्रचंड हेलीकॉप्टर है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है प्रचंड, और इसको सक्सेसफुली इनॉग्रल फ्लाइंग कर ली गई है डे और नाइट दोनों में। प्रचंड इंडिया का पहला इंडिजिनस मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो HAL ने बनाया है, ठीक है। डेजर्ट में भी काम कर पाएगा, माउंटेन एरियाज में भी काम कर पाएगा, शक्ति इंजन लगा हुआ है इसके अंदर। देन इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है 288 किलोमीटर पर आवर है, और इसमें हेलिना मिसाइल्स भी लगाई गई हैं, राइट। चलिए देन शॉर्ट न्यूज़ देख लेते हैं। एक शॉर्ट न्यूज़ हैं जो कि इससे जुड़ी हुई हैं डिफेंस से। 3 S-400 मिसाइल यूनिट्स आर डिप्लॉयड अलोंग पाकिस्तान एंड चाइना बॉर्डर। तो S-400 मिसाइल्स हैं जिनको डिप्लॉय किया गया है, और ये कहाँ से ली हैं? हमने रशिया से ली है। 2018-19 में इंडिया ने अग्री किया था विथ रशिया टू प्रोक्योर S-400 मिसाइल सिस्टम्स। 35,000 करोड़ रुपीस की लागत से हमने इनको लिया था। देन यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री रिसेंटली कंडक्टेड अ मिनटमैन 3 मिसाइल लॉन्च। तो अगर पूछा जाता है मिनटमैन 3 मिसाइल लॉन्च कौन से देश ने किया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किया है, और इसको बनाया है बोइंग कंपनी ने। एंड विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेज सेशन, जिसमें हमने साइंस टेक डिफेंस कंप्लीट कर लिया है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2023। जाते जाते एक क्वेश्चन देके जा रही हूँ, इसका आंसर आपको अगले वीडियो में तो मिलेगा ही, बट आई विल बी रियली हैप्पी इफ यू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और नहीं आता तो गूगल करिए, मेहनत कीजिए थोड़ी सी, तो ये आंसर दिमाग से कभी नहीं जाएगा, बिकॉज आपने एक्टिवली कोशिश की है इसको ढूंढने के लिए, ठीक है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? विच कंट्री बीट्स ऑस्ट्रेलिया टू रिक्लेम डेविस कप टाइटल आफ्टर 47 ईयर्स? 47 ईयर्स के बाद कौन सा देश है जिसने डेविस कप का टाइटल दोबारा जीता है, और किसको हराकर जीता है? ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जीता है। डेविस कप कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? टेनिस से रिलेटेड है। तो जल्दी से लिखिए, एंड अंटिल वी मीट नेक्स्ट, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।